हेलो स्टूडेंट, रिवर सिस्टम्स के संदर्भ में हम लोग दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले आप रिवर सिस्टम यानी अपवाह तंत्र, नदी तंत्र के संदर्भ में विस्तार से आपने अध्ययन किया था, सबका बेसिक नॉलेज अध्ययन किया था। ज्ञान को अगर गहराई से प्राप्त करना है तो कहते हैं ना कि मोती को पाना है तो समुद्र के गहराई में उतरना होगा। उसी तरह से ज्ञान को अगर विस्तृत तरीके से अध्ययन करना होगा, अगर कुछ मंच पाना होगा तो ज्ञान की बेसिक चीज़ें के साथ साथ बहुत गहराई तक जाना होगा। इसलिए हमने वीडियो को अलग अलग पार्ट में बनाया है। अगर चाहते तो एक पार्ट में बना देते, सारा मैटर सिमट के आ जाता, लेकिन सभी तथ्य उसमें ना आ पाते। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र है। इसमें बहुत सारा मैटर है, बहुत सारे तथ्य इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक पार्ट में बनाने से सारे तथ्य नहीं आ रहे थे, इसलिए अलग अलग पार्ट बनाना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पहले आपने संक्षेप में बेसिक चीज़ें आपने अपवाह तंत्र में सिंधु नदी के संदर्भ में अध्ययन किया था थोड़ा बहुत, लेकिन ये पर्टिकुलर सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में है। विस्तार से चीज़ें इसमें आप हम लोग जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र क्या है, पंच नदी क्या है या पंचनद क्या है, उसकी कौन कौन से सहायक नदियाँ क्या हैं, उत्तर साइड में कौन सी नदी है और दक्षिण साइड में कौन सी नदी तंत्र है। पूरा सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पर जैसे आपको दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में। पहले स्टार्ट करते हैं कुछ तथ्यों के संदर्भ में, फिर आगे बताते हैं आपको। सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी तंत्र है। तो यानी सिंधु नदी तंत्र का जैसा इसके पहले हमने अध्ययन आप किया था कि हिमालय से निकलने वाली जो मुख्य तंत्र है और दूसरा क्या है दक्षिण भारत की नदी तंत्र। तो हिमालय से निकलने वाले नदी तीन तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम लोग इस हिमालय से तीन तंत्र जो है इनमें से एक तंत्र का अध्ययन करेंगे, यानी सिंधु नदी तंत्र का, गंगा नदी तंत्र का और हिमालय नदी तंत्र का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो आज का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र हिमालय के प्रमुख नदी तंत्र है। अपवाह क्षेत्र कितना इसका है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है इस सिंधु नदी तंत्र का। और भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर इसका भारत में अपवाह तंत्र है। तो इस तरह से लंबा एक तंत्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं तिब्बत से स्टार्ट होकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान होते हुए किस तरह से अरब सागर में मिल रही है। तो भारत में इस तरह से इसका तंत्र जो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर ये भारत में तंत्र इसका है। उद्गम स्थल देखेंगे इसमें, सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनका बाबजल धारा के कैलाश पर्वत श्रृंखला और सिंगी खम्मान ग्लेशियर से निकला है। आगे चल के इसको विस्तारित से बताएंगे कि किस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट सिनका बाबजल धारा से कैलाश पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर से निकला है। इसको क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम में अलग अलग स्टेप में क्वेश्चन आता है। अपने ज्ञान को अगर विस्तृत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन अगर दूसरे रूप में आ जाता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाते आप। हमने एक साइड में अलग से बनाया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, वही आपको टेक्निक सीखना है। वही ज्ञान के टेक्निक को ही सीखने के पश्चात ही आप ऐसे प्रश्नों को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि प्रश्न को अगर दूसरे रूप में आ जाता है तो आप प्रश्नों को नहीं कर पाते। यहाँ पर हमने कुछ अलग चीज़ें दिखाई है। यानी सिंधु नदी तंत्र का उद्गम अगर झील पूछता है तो मानसरोवर झील आप लिखेंगे, यानी अगर झील पर्टिकुलर झील पूछता है कि किस झील से हुआ है तो मानसरोवर झील दिखाएंगे। अगला है अगर पर्वत या पहाड़ पूछता है तो कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। मतलब कहने का मतलब है सिंधु नदी का उद्गम एक ही है लेकिन अलग अलग चीज़ें पूछता है, जैसे पर्वत पूछेगा, झील पूछेगा या ग्लेशियर पूछेगा। तो इन चीज़ों को आप जानते रहें कि सिंधु नदी का उद्गम अगर झील पूछता है तो मानसरोवर झील टिक करेंगे, अगर पहाड़ पूछता है तो कैलाश पर्वत पे करेंगे, और ग्लेशियर पूछता है तो बोखरचू या फिर सिंगी खम्बान ग्लेशियर इस पे टिक करेंगे। तो तीनों हमने अलग अलग डिवाइड किया। मैटर उसका यही है कि तथ्यों को जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आपका प्रश्न तैयार नहीं होगा। तो तथ्यात्मक चीज़ों को टेक्निक से सीखना होगा, बेहतर तरीके से उसको अध्ययन करना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों पे पार पा सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो यहाँ भी हमने इस तरह से अलग कर दिया, झील पूछेगा तो मानसरोवर, पहाड़ पूछेगा या पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत से इसका उद्गम स्रोत है सिंधु नदी का, और अगर ग्लेशियर पूछता है तो बोखरचू या फिर सिंगी खम्बान ग्लेशियर आप जो है टिक करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेप में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जिसके कारण हमने इसको तथ्यों को अलग कर दिया जिससे आप बेहतर से बेहतर समझ सकें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, भारत में लद्दाख के दमचोक से होकर प्रवेश करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिंधु नदी किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे स्टार्ट होने के पश्चात यानी तिब्बत से स्टार्ट हो रही है और भारत में कहाँ पे प्रवेश कर रही है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी तिब्बत से तो प्रारंभ होती है, उद्गम स्थल तिब्बत है, लेकिन भारत में किस पॉइंट से अंदर प्रवेश करती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे है, भारत के लद्दाख में दमचोक से होकर। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि लद्दाख के दमचोक से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये बिंदु महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो प्रवेश कर रही है लद्दाख का क्षेत्र है और वहाँ पे दमचोक है, दमचोक क्षेत्र से प्रवेश करती है।
नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इन सभी नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये पांचों नदियाँ मिलती हैं और इस तरह से पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। पंजाब में इसे बोला जाता है कभी कभी ऐसे कि पंजाब की पंचनद नदियाँ कौन सी हैं। अलग टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो पंजाब की 5 नदियाँ हैं, इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है, जिसको पंजाब नाम पड़ गया। तो यहाँ पे पंचनद नदियाँ हैं और इन्हीं के कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे जो 5 नदियां हैं उनकी क्या विशिष्टता है, यानी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी कौन कौन सी विशिष्टता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, पहली नदी झेलम है। अब इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और यह नदी कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इस तरह से आप जानते रहें। कभी कभी स्टेट पूछ लेता है तो आप कश्मीर लिखेंगे, पर्वत श्रेणी पूछ लेता है तो पीर पंजाल लिखेंगे, और झील अगर पूछ लेता है तो वेरीनाग झील लिखेंगे। तो इस तरह से वेरीनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान के पंजाब के चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट देखें, 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है और लास्ट में किस नदी से ये मिल रही है। तो दोनों पहलुओं को आप एक साथ याद करेंगे कि जो 5 सहायक नदियाँ हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और लास्ट में किस नदी में जाके मिल रही हैं। तो दोनों बिंदुओं को आप अध्ययन करेंगे। 5 नदी हैं तो 10 पॉइंट आपके बनेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और लास्ट कहाँ से हो रहा है। तो 5 नदी हैं तो 5 स्टार्टिंग पॉइंट होंगे और 5 लास्ट पॉइंट होंगे। यही आपका टेक्निक है याद करने का। नॉलेज को अगर अच्छे से गेन करना है तो आपको इसी तरह से याद करना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है और लास्ट पॉइंट कहाँ से। तो नदी अगर रिवर सिस्टम 5 है तो स्वाभाविक है 5 स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और 5 एंड पॉइंट भी होगा। तो इस तरह से आप जानना होगा कि झेलम नदी है तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान के पंजाब में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी महत्वपूर्ण बिंदु किससे मिल रही है, चिनाब नदी से, आपको लर्न रखना है। अब इसमें इसकी और क्या क्या विशेषता है, तो इस जो झेलम नदी है इसमें कौन कौन से नगर महत्वपूर्ण, जैसे नगर है श्रीनगर है, बूलर झील इसी नदी पे पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बूलर झील किस नदी पे पड़ता है, तो ये बूलर झील जो है आपका झेलम नदी पे पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, अगला है चिनाब नदी। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है और यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बारालाचा दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चिनाब नदी के विशेषता में आपको बताना चाहेंगे, जैसे गंगा और यमुना की 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना दोनों का प्रयाग यानी प्रयागराज में संगम होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनी है। कौन कौन सी 2 नदी हैं, तो यहाँ पे चंद्रा है और भागा है, 2 नदियाँ मिल जाती हैं और आगे चल करके इसे हिमाचल प्रदेश में क्या नाम दिया गया, चंद्रभागा नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, यानी दोनों नदियों का संगम है और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है और यही आगे नदी क्या बनती है, चिनाब नदी बन जाती है। तो इस तरह से आप इनको जानना चाहिए कि चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बना है, चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रावी नदी। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इसको ध्यान रखेंगे कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान की चिनाब नदी में मिल जाती है। हमने बताया था कि लास्ट फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है, तो दोनों आपको याद रखना होगा कि रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम लोग ब्यास नदी। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी किससे, ब्यास कुंड से। तो ब्यास कुंड से निकल रही है और ये हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। तो जैसा आपको देख रहे हैं यहाँ पे ब्यास नदी है मानचित्र में और ब्यास नदी किस तरह से सतलज नदी में यहाँ पे हरीके में आके मिल जा रही है। बाकी सभी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, पाकिस्तान में। आपको यही आपको महत्वपूर्ण बिंदु है, लर्न रखना होगा कि कौन सी नदी पाकिस्तान में मिल रही, कौन सी नदी किस जगह पर मिल रही, 3 चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग इसी क्रम में चलेंगे। तो ये ब्यास कुंड में निकलकर हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सतलज नदी। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और यह तिब्बत के मानसरोवर के राजहंस ताल से निकलती है और पाकिस्तान की चिनाब नदी में मिल जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं सतलज नदी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट में ये चिनाब नदी से आके मिल रही है। ये सभी पांचों नदियाँ किससे लास्ट में मिल जा रही हैं? सिंधु नदी से। तो इस तरह से पांचों जो पंच नद हैं, 5 नदियाँ हैं, पांचों नदी लास्ट में किससे मिलती हैं? सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने लिखा कि पाकिस्तान में चिनाब नदी से सतलज नदी जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। डे स्टूडेंट इसी क्रम में एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको। सिंधु नदी के संदर्भ में कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी के उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, कभी आपने अध्ययन किया ये सिंधु नदी है कि सिंधु नदी किस तरह से यहाँ से निकली है, उद्गम स्थल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में अरब सागर में मिल जा रही है। तो तिब्बत से स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट में किस में मिल रही है? अरब सागर में। अगला स्टेप में क्या क्वेश्चन आपको क्या चीज़ें समझनी है? सिंधु नदी के ये सारी चीज़ें दक्षिण में, जितनी भी नदियाँ हैं ये सब दक्षिण में हैं, यानी दक्षिण से मिल रही हैं। कभी कभी राइट और लेफ्ट पूछता है, कभी कभी दक्षिण और उत्तर पूछता है। तो ये सभी नदियाँ किस तरफ से मिल रही हैं? यानी सिंधु नदी के सभी नदियाँ दक्षिण की तरफ से इसमें मिल रही हैं सिंधु नदी में। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी के उत्तर साइड में कौन कौन सी सहायक नदियाँ। तो हमने मानचित्र को अलग से यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंधु नदी के दक्षिण में, उत्तर में कौन कौन सी नदी हैं, क्योंकि ये सारी नदियाँ किस तरफ हैं? दक्षिण में। और आपको अध्ययन अब क्या करना है कि सिंधु नदी की उत्तर साइड से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर साइड में कौन कौन सी नदी आ रही है। तो पहली है श्योक नदी। श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी है। दोनों मिलकर के सिंधु नदी में उत्तर साइड से मिल रहे हैं। दूसरी नदी हुंजा है। हुंजा भी उत्तर साइड से मिलकर के सिंधु नदी में मिल रही है। तीसरी है गिलगित नदी। ये भी उत्तर साइड से मिलकर के सिंधु नदी में मिल जा रही हैं। तो भारत के प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर साइड से होकर के सिंधु नदी में मिलती हैं और ये पांचों नदियां दक्षिण साइड से सिंधु नदी में मिलती है। जिस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर साइड की कौन सी सहायक नदियाँ हैं और दक्षिण साइड की कौन सी सहायक नदी है। आगे भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताया है। अब ये सिंधु नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में भी इसे उत्तर साइड से कुछ नदियां मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी है? काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। तो काबुल, कुर्रम और गोबल ये नदियां पाकिस्तान में उत्तर साइड से सिंधु नदी में मिलती हैं। तो इस तरह से उत्तरी साइड की नदियां हैं जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि कौन कौन सी नदी दक्षिण साइड में मिलती है और कौन कौन सी नदी उत्तर साइड में मिलती है। एक चीज़ और बताने का प्रयास करेंगे, सिंधु नदी यहाँ पे लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपको लद्दाख श्रेणी है और नीचे क्या है? जास्कर श्रेणी। ये जो ट्रांस हिमालय का पार्ट आपने वीडियो में पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि लद्दाख श्रेणी उत्तर साइड में है और सिंधु नदी के दक्षिण साइड में क्या है? जास्कर श्रेणी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत संक्षेप में बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया, पर्टिकुलर सिंधु नदी का अध्ययन किया, इसका विस्तार क्षेत्र अध्ययन किया, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में कौन कौन सी नदियाँ, उनके संदर्भ में अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के दोआब क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यानी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ हैं उनके मध्य का जो दोआब क्षेत्र है, कौन कौन सी नदियों के मध्य कौन कौन से दोआब क्षेत्र हैं, उनके क्या क्या नाम है, इसका संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दोआब क्षेत्र, 2 नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं और यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र उपजाऊपन इसमें होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। इस तरह से अलग अलग प्लेस का अलग अलग इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा नदी का दोआब क्षेत्र है, गंगा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से भारत में अन्य क्षेत्र भी हैं दोआब। तो जैसा कि आप अभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो मानचित्र में जैसा आपको इसके पहले भी आपने देखा, अध्ययन किया कौन कौन सी नदी कैसे प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी की, 5 उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके मध्य का जो क्षेत्र है, कौन कौन से दोआब क्षेत्र बने, उनके क्या क्या नाम हैं, तो इसके संदर्भ में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो तथ्यों से भरा ये वीडियो है और लगातार आप क्रम से हम लोग लगातार रिवर सिस्टम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, कौन कौन से ये 5 नदी जो 5 नदियाँ हैं उनके मध्य का कौन कौन से क्षेत्र दोआब है और उसके क्या क्या नाम है। तो ब्लैक बोर्ड पे क्रम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सिंधु नदी तंत्र का दोआब क्षेत्र है, तो इसमें सतलज और ब्यास नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे विष्ट कहा जाता है। सतलज और ब्यास नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? विष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है, उसके मध्यवर्ती जो क्षेत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विष्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, रावी और ब्यास नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं। तो रावी यहाँ पे है और ये ब्यास नदी है। इन 2 नदियों का जो मध्यवर्ती जो दोआब क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्रम में, इसी क्रम में
चेनाब और रावी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रचना बोलते हैं। तो चेनाब और रावी नदी, ये चेनाब नदी है और ये रावी नदी है, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रचना बोलते हैं। चेनाब नदी के मध्य एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, भागा नदी और चंद्रा नदी दोनों मिलकर के संगम होता है दोनों नदियों का, और दोनों नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो उसी को नाम दिया गया चेनाब नदी। तो चेनाब नदी और रावी नदी है, दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र को जो दोआब क्षेत्र है उसे क्या नाम दिया गया है? रचना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है झेलम और चेनाब नदी के मध्यवर्ती दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चाज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि झेलम नदी है और चेनाब नदी है, दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चाज कहते हैं। तो यहाँ पे आपने चाज देखा कि दोनों मध्यवर्ती क्षेत्र को चाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे सिंधु, झेलम और चेनाब। यहाँ पे 3 नदी है, सिंधु है, झेलम है और चेनाब है। तो ये नदी सिंधु नदी ऊपर से आ रही है, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है चेनाब नदी आ रही है और आगे चल करके यहाँ पे रावी नदी भी आ रही है। सिंधु है, झेलम और चेनाब है। तो जैसा आप देख रहे हैं सिंधु नदी है, झेलम नदी है और ये चेनाब, यहाँ पे प्लेस एक आगे बढ़ रहा है, चूँकि इस जगह काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से तीनों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसे त्रियाब क्षेत्र कहते हैं, यानी इन 3 नदियों के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है उसे त्रियाब क्षेत्र कहते हैं। तो रिलेशन इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी के मध्य जो दोआब क्षेत्र बन रहा है, कौन कौन सी नदी के मध्य कौन कौन सा दोआब क्षेत्र बन रहा है, उनके क्या क्या नाम हैं, तो इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में कुछ चीज़ें और देखेंगे। सिंधु नदी की कुछ परियोजनाएँ हैं, जैसे उरी और तुलबुल परियोजना है। उरी परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। एग्जाम में इस तरह से दर्शाने के लिए भी आता है किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे उरी और तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी पे है। नेक्स्ट है किशन गंगा परियोजना, जो किशन गंगा नदी के किनारे पे है। और किशन गंगा नदी कौन सी है? झेलम नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे बुर्जी गाज, यानी बुंजी गार्ज। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करने के पहले एक गार्ज का निर्माण करती है, इसी को बुंजी गार्ज के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान में मिलने के पहले एक बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम बुंजी गार्ज है। गार्ज मीन्स होता क्या है? खड्डा या गहरी खाई। तो यानी 2 पहाड़ों के मध्य जब नदी प्रवेश करती है निचले एरिया में, तो काफ़ी गहराई से मिट्टी को काटते हुए नीचे प्रवेश करती है। उस गहरी खाई को बुंजी गार्ज के नाम से जाना जाता है। तो यानी जैसा कि आपको यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया कि नदी जब 2 पहाड़ों के मध्य से नीचे गिरती है काफ़ी ऊंचाई से, तो एक गहरी खाई में अंदर काफ़ी गर्त से होके बहती है। तो यहाँ पे बुंजी गार्ज जिसका नाम है, सिंधु नदी जो बुंजी गार्ज का निर्माण कर रही है, बुंजी नामक स्थान पे गार्ज का निर्माण कर रही है जिसका नाम बुंजी गार्ज है, और काफ़ी गहराई में बह रही है। और इस तरह से बुंजी गार्ज का निर्माण कर रही है जिसकी गहराई 5200 मीटर है, समथिंग 5 किलोमीटर इसकी गहराई है, काफ़ी गहरी खाई का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से इसका बुंजी गार्ज नाम है। और ये चीज़ें इस तरह से भौगोलिक रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में अध्ययन किया, बहुत सारे तथ्यात्मक पहलुओं के संदर्भ में अध्ययन किया। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ पर उनका स्थान मिल रही हैं, और किस तरह से आगे पंचनद का निर्माण कर रहे हैं, और आगे चल करके सिंधु नदी में उनकी सहायक नदियाँ मिल जा रही हैं और लास्ट में अरब सागर में मिलती हैं पाकिस्तान होते हुए। तो आपने इस तरह से बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में आगे हम लोग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आगे चल करके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।